चलेगा नहीं चलेगा। छीन न जनता के अधिकार अब नहीं चलेगा नहीं चलेगा। छीन न जनता के अधिकार अब नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। काले कानूनों का राज अब नहीं चलेगा नहीं चलेगा। काले कानूनों का राज अब नहीं चलेगा नहीं चलेगा। छीन न जनता के कहा गया था भगत सिंह के फांसी को रुकवाने के लिए, तब गांधी जी ने कहा कि यदि हम अंग्रेजों के साथ समझौता का शर्त ये बनाते तो ये अनैतिक होता है। देखिए, ये था गांधी जी का विश्वास। वो बोले कि यदि हम समझौता के लिए इसको शर्त बनाते तो ये अनैतिक होता, ये अच्छा नहीं होता। क्यों कहा गांधी जी ने? हम मानते हैं गांधी जी बहुत ईमानदार थे, गांधी जी बेईमान नहीं थे, गांधी जी दुष्ट नहीं थे, गांधी जी बहुत ईमानदार थे। परंतु क्यों किया गांधी जी ने ऐसा? जब भगत सिंह के शहादत दिवस पर गांधी जी को माला चढ़ाने के लिए कहा गया, कहा गांधी जी ने हम माला नहीं चढ़ाएंगे, क्योंकि भगत सिंह जैसे नौजवानों की जिस देश में पूजा होती है वहाँ गुंडागर्दी और अधःपतन का जन्म होता है, ये गांधी जी ने कहा। मतलब गांधी जी के नजर में भगत सिंह गुंडा थे, भगत सिंह इस देश के राष्ट्रभक्त नहीं थे, ये कहा गांधी जी ने। जब खुदीराम बोस के शहादत दिवस पर बोलने के लिए कहा गया हावड़ा कांग्रेस के मीटिंग में, माला चढ़ाने के लिए उनके तस्वीर पर कहा गया गांधी जी को, गांधी जी ने कह दिया खुदीराम को वे लोग देशद्रोही थे। उसी मीटिंग में हावड़ा कांग्रेस के अध्यक्ष शरद चंद्र चट्टोपाध्याय मौजूद थे, इस देश के महान साहित्यकार। उस शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने कहा गांधी जी को, सरासर उसी समय खड़ा होकर मुंह पर कहा कि यदि उन्हें हिंसक होने के नाते खुदीराम बोस को आप देकर कहेंगे, देशद्रोही कहेंगे, तो मैं भी आपको हिंसक होने के नाते देशद्रोही कहूंगा। ये जो टकराहट, ये जो दो विचारधारा की लड़ाई, ये जो आप दो दृश्य आजादी की लड़ाई में आप देख रहे हैं, ये दृश्य किस चीज की वजह से था? जब आप गौर करेंगे कि ये दृश्य था दो तरह के स्वार्थ का, दो इंटरेस्ट का, दो वर्ग के स्वार्थ का। एक तरफ था इस देश का टाटा बिरला, इस देश का पूंजीपति वर्ग, उसका स्वार्थ, और दूसरी तरफ है उस समय था दूसरी तरफ इस देश के आम आवाम का स्वार्थ, मजदूर वर्ग का स्वार्थ, छात्र नौजवानों का स्वार्थ, आम जनता का स्वार्थ। आम जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे थे इस देश के क्रांतिकारी लोग, भगत सिंह, खुदीराम से शुरू करके नेताजी सुभाष बोस तक, और इस देश के टाटा बिरला पूंजीपतियों का नुमाइंदगी कर रहे थे उस आजादी की लड़ाई में। गांधी जी सहित ये कांग्रेस के तमाम समझौता परस्त नेतागण इसी का हश्र है। आजादी का सारा फल मिला इन समझौता परस्त नेतृत्व के लोगों को, इन पूंजीपतियों के राजनीति में प्रतिनिधित्व करने वालों का। इसीलिए 1947 से ही इस देश में आम आवाम के साथ साजिश शुरू हो गई, पूंजीपतियों के इंटरेस्ट में सारा काम करना शुरू हो गया। इसीलिए 1950 का संविधान बना, संविधान में व्यक्तिगत संपत्ति रखने का अधिकार दिया गया। वही है सारे सत्यानाश का जड़, ये जो व्यक्तिगत संपत्ति रखने का अधिकार है, इसीलिए सारा भ्रष्टाचार हो रहा है। अन्ना हजारे जी बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? बोलने से भी क्या होगा उसका फल? संगठन नहीं है, और जो समझदारी के साथ लड़ाई होनी चाहिए वो समझदारी भी अन्ना हजारे जी के पास नहीं है। इसीलिए लड़ाई का ये हाथ हुआ। अन्ना हजारे जी बहुत ईमानदार, गांधी जी बहुत ईमानदार थे, जयप्रकाश नारायण 74 में बहुत ईमानदार थे, परंतु लड़ाई का फल क्यों ऐसा हो गया? फिर इस शक्ति को हटा करके जयप्रकाश नारायण आंदोलन के बल पर हटा दिए थे, दूर धकेल दिए थे, फेंक दिए थे उठा करके। फिर वही शक्ति 28 साल बाद 1980 में इस देश के आम आवाम ने नारा लगा दिया, आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को बुलाएंगे। जिस इंदिरा गांधी के खिलाफ इतना घोर नफरत था, महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ देश में घोर नफरत था, उसी इंदिरा गांधी के लिए नारा लगवा दिया इस देश के पूंजीपतियों ने, आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा गांधी को बुलाएंगे। जयप्रकाश नारायण का आंदोलन जिस लक्ष्य पर जाना चाहिए था नहीं पहुंचा था। ठीक उसी ढंग से अन्ना हजारे का भी आंदोलन आज विफल हो गया। क्यों विफल हो गया? इसीलिए जब तक सही विचारधारा के आधार पर सही संगठन नहीं होगा, मतलब क्रांतिकारी संगठन नहीं होगा, तब तक ये जो षड्यंत्रकारी राष्ट्रसत्ता है, जो रात दिन बैठ के षड्यंत्र करता है इस दिल्ली के अंदर,
आम जनता के खिलाफ रात दिन षड्यंत्र करता रहता है। आप सोचिए बिल गेट्स जितना कौन है, बाप है, इनका दादा है। ये जो राजसत्ता में बैठे हुए लोग हैं, खेलने वाले कौन है इनके? FBI के लिए रास्ता खोल दिया, बिल गेट्स के लिए रास्ता खोल दिया, एमए वाले के लिए रास्ता खोल दिया, तमाम मल्टीनेशनल के लिए रास्ता खोल दिया। क्यों? इस देश का आवाम से क्यों लेना नहीं है? इसके पैर को पकड़ करके ये वोट लेता है। वोट के समय गली गली चप्पा चप्पा हर जगह जा करके हाथ को मना करके वोट लेता है। तब तो वोट लेने के बाद सब कुछ खत्म कर देता है, भूल जाता है, भूलता नहीं, जानबूझ करके थक करके वो जानता है उसका विश्वास यहाँ तक है। आप यदि समझ कर वोट नहीं देंगे, आपका वोट हम खरीद लेंगे। आप खरीदने से भी नहीं मानेंगे। गुंडे हैं हमारे पास, गुंडों का नाम दिखा करके आपका वोट लूट लेंगे। पता नहीं है क्या? साधन से ही कर रहा है इस देश में, और आप खुल्लम खुल्ला कर रहा है, कोई शर्म नहीं। जितना बार हो मनमाना डीजल का दाम बढ़ाओ, जितना बार मनमाना हो पेट्रोल का दाम बढ़ाओ, पूंजीपतियों के इंटरेस्ट में, पेट्रोल कंपनियों के इंटरेस्ट में जो कुछ करना है नंगा हो करके करो, ये कर रहा है। इन्हें इसको ये भी चिंता नहीं है, जानता है देश की जनता इस स्तर पर अभी है नहीं कि हम जो ये कर रहे हैं इसलिए हमको सरकार से ये लोग हटा देगा। ये इतना एकदम बेफिक्र है, हम करेंगे और फिर वोट लेकर के आ जाएंगे, सरकार में बैठ जाएंगे। हम लोगों को इतना ही ये नाचीज समझता है, इतना ही बेकार समझता है, और हम भी बने हुए हैं नादानी के चलते, अपने हक को नहीं समझने के चलते। जिस दिन इस देश का आम आवाम ये समझ करके उठकर खड़ा हो जाएगा कि जब तक ये सरकार बदलने से कुछ नहीं होगा, जब तक इस राजसत्ता को उखाड़ करके नहीं फेंकेंगे आप। राजसत्ता अलग चीज है, सरकार अलग चीज है। राजसत्ता है ये जो पूरा मिशनरी है, ये पूरा पुलिस, सेना, ये न्याय व्यवस्था, ये पूरा प्रशासनिक महकमा। चुनाव में सरकार हट जाता है, परंतु ये क्या चीफ सेक्रेटरी हटता है? नहीं। ये पूरा पुलिस का ACDC ये सब हटता है क्या? नहीं। कलेक्टर हटता है? नहीं, कुछ भी नहीं हटता है, थानेदार भी नहीं हटता है, चौकीदार भी नहीं हटता है। ये जो टाटा बिरला का मैनेजर है, जिसको लेकर के ये नकली संसद, सिर्फ झूठी बात, ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, फालतू बात। ये दुनिया के सबसे बड़े धन्ना सेठों का प्रतिनिधित्व करने वाला, ये नंगा नाच करने वाला लोग, वही लोग बैठते हैं। देखिए संसद का चेहरा क्या है, 350 लोग करोड़पति है, 11 इसमें अरबपति है, 1 तो खरबपति भी है। ये है संसद का प्रतिनिधि। ये हम आवाम के लिए सोचेगा? कभी नहीं सोच सकता है। इसको पता है कि लोगों का भूख से पेट कैसे चलता है, डीजल का दाम बढ़ाने से क्या होता है, महंगाई बढ़ने से उसका क्या असर होता है। एक मंत्री कहा था, महंगाई बढ़ने से हमको बहुत आनंद आता है। देखिए इस देश का मंत्री वो जनता का प्रतिनिधि है, वो कहता है महंगाई बढ़ने से हमको बहुत ही आनंद आता है। वो आपकी बात का प्रतिनिधित्व कर रहा है, कभी धोखे में नहीं रहिए। वो हमारा प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है, वो है टाटा बिरला का प्रतिनिधि। आप देखिए चुनाव में आपसे कभी चंदा मांगने जाता है? नहीं, उल्टा आपको पैसा देता है वोट खरीदने के लिए, आपको लुभाने के लिए, भरमाने के लिए करोड़ों करोड़ रुपया, अरबों अरब रुपया खर्च करता है, आपसे पैसा नहीं मांगता है। आखिर ये पैसा लाता कहाँ से है? सब पार्टी वाला, कोई हो, क्षेत्रीय दल हो, राज्य स्तरीय दल हो और राष्ट्रीय पार्टी है, तथाकथित राष्ट्रीय पार्टी है नहीं है, ये टाटा बिरला की पार्टी है। राष्ट्र मतलब टाटा बिरला नहीं साथियों, राष्ट्र मतलब है पूरा इस राष्ट्र का आम आवाम। हमारा दल वो नहीं है, वो है टाटा बिरला का दल। ये सब लोग पूरे चुनाव के अंदर 10 से 15, 20 हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं। एक हेलीकॉप्टर का किराया होता है 1 घंटे का 80,000 से लेकर 1,20,000 रुपया। ये लोग महीना 1.5 महीना तक रखते हैं उस हेलीकॉप्टर को। वो प्रचार चलाते हैं, एक पार्टी वाला 10-10, 12-12 हेलीकॉप्टर कहाँ से लाता है उतना पैसा? कभी आपने सोचा? ये सारा पैसा देता है टाटा बिरला, इसीलिए उसके इंटरेस्ट में ये करता है। हमने जो सवाल उठाया है ये बेरोजगारी का सवाल, ये बेरोजगारी देखिए जिस व्यवस्था को ये पूंजीवाद तोड़ करके आया, सामंतवाद को, उस सामंतवाद में भी कोई बेरोजगार नहीं थे।
इस व्यवस्था को ये कितना ये है, देखिए निकृष्ट और कितना षड्यंत्रकारी है। इसको जब जरूरत था, ये तो जन्म से ही चोर है। जब इसको जरूरत था, जब इसने औद्योगिक क्रांति किया दुनिया में, तब इसलिए खेत से लोगों को पकड़ पकड़ करके इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी का नारा दिया था, समानता, समता और भाईचारा का नारा दिया था। खेत से लोगों को पकड़ करके सामंतों के चंगुल से मुक्त करा के लोगों को अपने कारखानों में लाया था। पकड़ पकड़ करके हमारे दादा परदादा को ये लोग नौकरी देता था। नहीं है पड़े हुए ठप्पा ले लेता था, कहता नौकरी करो, रेलवे में नौकरी करो, हमारे स्टील प्लांट में नौकरी करो, हमारे इस कारखाना में नौकरी करो, उस कारखाना में नौकरी करो। आज क्या कह रहा है? नौकरी नहीं है। सारा सरकारी पद, ये जो पुलिस वाले खड़े हैं ना, इनके पद को भी ठेका पर करने जा रहा है। कर दिया कुछ राज्यों में, यहाँ भी कर देगा। इनको सबसे पीछे करेगा, क्यों? कि इनके पास लाठी दिए हुए हैं ना हम लोगों को रोकने के लिए, इसलिए सबसे अंत में इनको करेगा। इनके भी पद को ठेका पर कर देगा। सारे सरकारी पद को ठेका पर कर दिया, कोई सरकारी जगह नहीं रहने दिया। क्यों? इसीलिए कि कोई लेबिलिटी नहीं रहेगी हमारी। नौकरी खत्म कर दो, ठेका का मजदूर बहाल करो, मास्टर के रूप में, कर्मचारी के रूप में, किरानी के रूप में, नर्स के रूप में, डॉक्टर के रूप में, इंजीनियर के रूप में, सभी रूप में ठेका मजदूर बहाल करो। ये ठेकेदारों का सरकार है, ये लुटेरों का सरकार है, बटमारों की सरकार है। इसीलिए हम जानते हैं कि ये सभी को रोजगार नहीं देगा। इसलिए हमने मांग उठाया कि जिसको बेरोजगार नहीं दोगे तुम, उसको बेरोजगारी भत्ता जीने लायक दो, बेरोजगारी भत्ता दो। ये दे रहा था तमाम पूंजीवादी देश। कब? जब सोवियत रूस दुनिया में ताकतवर ढंग से खड़ा था, जब सोवियत कैंप खड़ा था, तब सब पूंजीवादी सरकार समाजवाद के डर से अपने को कह दिया क्या लोक कल्याणकारी सरकार है हमारे यहाँ। इसलिए वो लोक कल्याण के नाम पर वो सभी जगह बेरोजगारी भत्ता देता था। ये सब्सिडी जो गैस में मिल रहा है, इसके पहले जो डीजल में सब्सिडी मिलता था और बहुत सारे चीजों में सब्सिडी मिलता था। दवाई अपनी ओर से सरकार खरीद के हॉस्पिटल में रखता था। इसलिए समाजवादी खेमा के डर से, जैसे ही समाजवादी खेमा टूट गया, सोवियत रूस आज नहीं है। यद्यपि दो देश है, क्यूबा और उत्तर कोरिया, वहाँ देखिए कोई बेरोजगार नहीं है, कोई भिखमंगा नहीं है, कोई अशिक्षित नहीं है, परंतु वो छोटा देश है। उसके पास ये ताकत नहीं है कि जिस ताकत से अमेरिका डर सके, ये साम्राज्यवादियों का खेमा डर सके, ये ताकत उसके पास नहीं है। परंतु सोवियत रूस के पास ये ताकत था। अमेरिका ने कोशिश किया था एक देश में घुसने के लिए, सोवियत रूस उसके पहले कई बार उसको समझा चुका था, धमकी दे दिया था। आखिर में जब नहीं माना था तो उसने एक नक्शा जारी किया था और उसको दिखा दिया था कि देखो तुम्हारा जो दो कुख्यात, तुम दुनिया के साम्राज्यवादियों के सरगना हो ना, तुम्हारा दो कुख्यात सेंटर है, एक है पेंटागन और दूसरा है व्हाइट हाउस। ये दोनों हमारे मिसाइल के निशाने पर है। और एक नक्शा जारी कर दिया। अमेरिका चुपचाप, ये बांग्लादेश के मुक्ति के समय चुपचाप अपना बेड़ा लेकर लौट गया, कुछ नहीं बोल सका, कुछ नहीं बोल सका। बाद में पहुंच करके कहा कि हम यूएनओ से ये मौका चाहते हैं, 30 घंटे का समय चाहते हैं हमें, कि यदि मुझे समय मिले तो मैं सोवियत रूस को सबक सिखा दूंगा। सोवियत रूस ने कहा कि तुम यूएनओ से मांगते हो 30 घंटा का समय, वो तुम्हारा चट्टा बट्टा है। मैं इस देश के शांतिकामी लोगों से मात्र 30 मिनट का मौका चाहता हूँ। तुम्हारा ये दोनों कुख्यात का चढ़ गए, पेंटागन और व्हाइट हाउस दुनिया के नक्शा में रहेगा ही नहीं, ये मिट जाएगा, एकदम मिटा देंगे, 1 मिनट में मिटा देंगे। वो सोवियत रूस नहीं है, इसीलिए ये लोग इतना बेलगाम हो गया। परंतु ठीक इसके विपरीत साथियों देखिए, उसी अमेरिका के, ये क्या नाम है, उसी अमेरिका के अंदर उसका जो सबसे ज्यादा ये जो क्या नाम है रुपया भेजने और ये जो सट्टा का जो अड्डा है उसका वॉल स्ट्रीट, उसको 17 दिन तक उसकी जनता ही ने कब्जा करके रखा। नहीं, दुनिया के कई मुल्क में सभी अपने अपने सेना अध्यक्षों के खिलाफ, अपने अपने नेताओं के खिलाफ, अपने अपने राष्ट्रपति के खिलाफ, अपने अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ लगातार आंदोलन चला रहे हैं। किस लिए? लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई नहीं घट रही है, भ्रष्टाचार चरम पर है। ये सवाल सिर्फ हमारे देश का नहीं, पूरी दुनिया का सवाल है साथियों। पूरी दुनिया में लोग लड़ रहे हैं, वहाँ अन्ना हजारे जी नहीं है, लड़ रहे हैं लोग।
लड़ेंगे लोग। अन्ना हजारे जी पीछे हट गए, उनका संगठन को पीछे हटना ही था। हमारी पार्टी ने, हमारा संगठन ने पहले ही कह दिया था, उनके साथियों को बुला करके, उनसे मिल करके उनको कह दिया था कि आप जो ये लड़ाई छेड़े हैं, इस राज सत्ता के खिलाफ आप छेड़े हैं, वो आसानी से आपको ट्रैप में ले लेगा। इसके सब षड्यंत्र को आप नहीं पहचान सकेगा। वो पहचानने के लिए चाहिए जो विचारधारा, और उसको काटने के लिए जो चाहिए संगठन, वो आपके पास नहीं है। वो काट सकता है सिर्फ एक क्रांतिकारी संगठन, वो है इस देश के महान क्रांतिकारी, आजादी आंदोलन के महान राष्ट्र नायक, जिनको अंग्रेजों ने फांसी दे देना चाहा था, कॉमरेड शिवदास घोष, जिनकी तस्वीर है ये लगी हुई, तो कोटेशन भी यहाँ है। वो अनुशीलन समिति के सदस्य थे खुदीराम बोस के संगठन में। अंग्रेजों ने उनको पकड़ लिया था, 3 साल तक जेल में रखा था, फांसी देना चाहा था, क्योंकि वो लोग एक क्षेत्र को मुक्त कर देना चाहे थे, परंतु अंग्रेज ये प्रूव नहीं कर सका कि सचमुच में बम वही फूटा था। वो फांसी से बच गए। उन्होंने उसी समय जेल में रहते हुए महसूस किया था कि देश में इतने क्रांतिकारी लोग अपना सब कुछ बलिदान दिए, परंतु जो आजादी मिलना चाहिए था, साथियों बताइए, भगत सिंह के सपनों की आजादी मिली क्या? नहीं। सुभाष बोस के सपनों की आजादी मिली क्या? नहीं। खुदीराम बोस के सपनों की आजादी मिली क्या? नहीं। अशफाक उल्लाह राम प्रसाद बिस्मिल के सपनों की आजादी नहीं मिली। शिवदास घोष उस समय ही सोचना शुरू कर दिए कि ये सारे क्रांतिकारी लोग एक से एक बढ़कर कुर्बानी दिए, फांसी पर इस तरह से चढ़े, फांसी देने वाला शर्मा गया, फांसी देने वाला रो रहा था, परंतु ये लोग हंस रहे थे फांसी के फंदा पर। फिर भी वो आजादी क्यों नहीं मिली जो आजादी वो लोग चाहते थे? शिवदास घोष ने समझा कि सही विचारधारा के आधार पर सभी संगठन नहीं होने के चलते, क्रांतिकारी संगठन नहीं होने के चलते बार बार लड़ाई आगे बढ़ेगी, परंतु उसे पीछे हट जाना पड़ेगा। सही संगठन के अभाव में, सही क्रांतिकारी विचारधारा के आधार पर निर्मित संगठन के अभाव में, निर्मित पार्टी के अभाव में इस षड्यंत्रकारी राज सत्ता को नहीं काट सकेगी आम जनता। यही है दुनिया का इतिहास। इसीलिए साथियों, आंदोलन ही एकमात्र रास्ता है। आंदोलन छोड़ करके कोई दूसरा रास्ता नहीं है, और आंदोलन चाहिए सही संगठन के नेतृत्व में, सही विचारधारा के नेतृत्व में, तभी आप इस षड्यंत्रकारी व्यवस्था के सारे जड़मूल को काट सकेंगे और इसकी जगह पर वैज्ञानिक समाजवाद की स्थापना कर सकेंगे। हमारा एकमात्र संगठन इसी उद्देश्य को लेकर लड़ाई लड़ रहा है, इसलिए हमारे साथी चल रहे थे भगत सिंह के कोटेशन को लेकर। देखिए क्या कहा भगत सिंह ने, संघर्ष उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक मुट्ठी भर लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए साधारण जनता के श्रम का शोषण करते रहेंगे, चाहे वो शोषण करने वाले लोग भारतीय हों या विदेशी हों। लड़ाई हमारी चलती रहेगी जब तक शोषण हमारा हो रहा है। इससे मुक्ति के लिए सही संगठन के आधार पर ही हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, उसको ताकतवर बनाना पड़ेगा। आज जिस ताकत से आए हैं, अगले प्रदर्शन में आप इससे कई गुना बढ़ करके आइए, फिर साल भर बाद इससे 10 गुना ताकत लेकर आइए। देखिए चोट खाता है कि ये व्यवस्था, निश्चित चोट खाएगा। ये किस खेत की मूली है, इसे हम लोग उखाड़ करके 7 समुद्र पार करके वैसी मिट्टी में दफना देंगे जहाँ से ये किसी भी ढंग से अपना बुलबुला भी नहीं छोड़ सकेगा। यही है विज्ञान का नियम, यही है इतिहास का नियम। इस पूंजीवाद को जाना है, समाजवाद को आना पड़ेगा। इनकलाब जिंदाबाद, AIDYO जिंदाबाद, आपका प्रदर्शन जिंदाबाद। Net worth. So I said, that's okay. I'm proud of my net worth. I've done an amazing job. I started off, thank you. I started off in a small office with my father in Brooklyn and Queens. And my father said, and I love my father, I learned so much. He was a great negotiator. I learned so much just sitting at his feet, playing with blocks, listening to him negotiate with subcontractors. But I learned a lot. But he used to say, Donald, don't go into Manhattan. That's the big leagues. We don't know anything about that. Don't do it. I said, Dad, I got to go into Manhattan. I got to build those big buildings. I got to do it, Dad. I've got to do it. And after 4 or 5 years in Brooklyn,
I ventured into Manhattan and did a lot of great deals. The Grand Hyatt Hotel. I was responsible for the convention center on the West Side. I did a lot of great deals, and I did them early and young. And now I'm building all over the world, and I love what I'm doing. But they all said, a lot of the pundits on television, well, Donald will never run. And one of the main reasons is he's private, and he's probably not as successful as everybody thinks. So I said to myself, you know, nobody's ever going to know unless I run, because I'm really proud of my success. I really am. I've employed tens of thousands of people over my lifetime. That means medical, that means education, that means everything. So a large accounting firm and my accountants have been working for months, because it's big and complex, and they've put together a statement, a financial statement. This is a summary, but everything will be filed eventually with the government, and we don't need extensions or anything. We'll be filing it right on time. We don't need anything. And it was even reported incorrectly yesterday, because they said he had assets of $9 billion. So I said, no, that's the wrong number. That's the wrong number, not assets. So they put together this, and before I say it, I have to say this. I made it the old-fashioned way. It's real estate. You know, it's real estate. It's labor, and it's unions good and some bad, and lots of people that aren't in unions, and it's all over the place, and building all over the world. And I have assets, big accounting firm, one of the most highly respected, $9,240 million. And I have liabilities of about 500. That's long-term debt, very low interest rates. In fact, one of the big banks came to me and said, Donald, you don't have enough borrowings. Could we loan you $4 billion? I said, I don't need it. I don't want it. And I've been there. I don't want it. But in 2 seconds, they give me whatever I wanted. So I have a total net worth, and now with the increase, it'll be well over $10 billion. But here, a total net worth of $8 billion. Net worth, not assets, not liability, a net worth. After all debt, after all expenses, the greatest assets, Trump Tower, 1290 Avenue of the Americas, Bank of America building in San Francisco, 40 Wall Street, sometimes referred to as the Trump building, right opposite the New York City, many other places all over the world. So the total is $8,737,540,000. Now, I'm not doing that. I'm not doing that to brag, because you know what? I don't have to brag. I don't have to, believe it or not. I'm doing that to say that that's the kind of thinking our country needs. We need. Thank you very much, everybody. It's such an honor. I was called by Senator Cruz a few days ago, and he said, do you think we can get a really good crowd out here to protest this incompetent deal? And I said, boy, can we get a crowd. And that was 3 days ago, and look what shows up. And I want to thank you. I want to thank you. So I've been doing deals for a long time. I've been making lots of wonderful deals, great deals. That's what I do. Never, ever, ever in my life have I seen any transaction so incompetently negotiated as our deal with Iran. And I mean never.
Now, Ted and everybody else have gone through all of the details, and we can talk about the 24 days, which is ridiculous. We can talk about the $150 billion, which, by the way, they get, even if the deal isn't approved, they get it just for going to the table. We can talk about the fact that we have 4 wonderful people over there, and frankly, they're never going to come back with this group. And I will say this. If I win the presidency, I guarantee you that those 4 prisoners are back in our country before I ever take office. I guarantee that. They will be back before I ever take office because they know that's what has to happen, okay? They know it. And if they don't know it, I'm telling them right now. So I have a story that just came out an hour ago. And as President Obama calls him very routinely, he calls him the supreme leader. Our president is calling the person who is really the boss in Iran supreme leader. And I look at people shaking their heads. They can't believe it. But it just came out a little while ago. He said Israel will not exist in 25 years. Think of that. He just said this. He also said very strongly, very, very strongly, that this is the end of our dealings with the United States. We want nothing more to do with them. We're not going to do anything right here. We made this deal. It's a phenomenal deal. We're not going to deal with the United States anymore. And that's what he just said. And this was a very short period of time ago. So they rip us off. They take our money. They make us look like fools. And now they're back to being who they really are. They don't want Israel to survive. They will not let Israel survive with incompetent leadership like we have right now. Israel will not survive. And then when it's all done, or they think it's all done, they come out with these unbelievable, nasty statements that Israel won't be around in 25 years and that we have no dealings and we will have no further dealings with the United States. Now, the people that we were negotiating with and were working on the sanctions with, including, and as an example, Russia, who's selling tremendous missiles to Iran. You know that. Ballistic missiles being sold. All of these countries are going to do business with Iran. They're going to make lots of money and lots of other things with Iran. And we're going to do and we're going to get nothing. Nothing. We are led by very, very stupid people. Very, very stupid people. We cannot let it continue. We are a country that owes $19 trillion. We lose everywhere. We lose militarily. We can't beat ISIS. Give me a break. We can't beat anybody. Our vets are being treated horribly. It will change. We will have so much winning if I get elected that you may get bored with winning. Believe me. I agree. You'll never get bored with winning. We never get bored. We are going to turn this country around. We are going to start winning big league on trade, militarily. We're going to build up our military. We're going to have such a strong military that nobody is going to mess with us. We're not going to have to use it. I really, really appreciate this tremendous crowd. We are going to make America great again. Thank you. Thank you very much. Thank you. So whether it costs me votes or not, I don't care. I tell the truth. We have to stop it. And if we don't stop it, our country's we're like a dumping ground. We're like a bunch of dumb group. I mean, we have leaders that don't have a clue, Brian. So we cannot let this happen to our country. So if it's good for me or bad for me, I don't think of that. I think of saying the right thing. And people have to be alerted to the fact that we are getting some really bad characters coming into this country.
Well, Donald Trump, I talked to some people yesterday. They were all, you've created a buzz suddenly. There's a buzz going in the campaign. They like the fact that you're a straight talker. But you know what? The media elites don't like you. I was listening to the radio on some channels. They didn't think it was a good idea. The Daily News today put this picture, clown runs for president. And Charles Krauthammer had this to say about you last night. I want you to hear him, and then he will hear from you. It was great showmanship. It was stream of consciousness. I think his single most important statement was, I am very rich. That's the basis for the campaign. It will damage the party because, like, say, an Al Sharpton or even a Ross Perot, having those kinds of people on the stage who aren't really serious candidates diminishes the stature of the others who are. So, according to Charles Krauthammer and a number of media elites, you're not a serious candidate. Well, the New York Post gave me a front page cover that I wish you held that one up instead of detailing Daily News. You know, the Daily News is going to be out of business very soon. It's doing no business whatsoever, and they do that for circulation. As far as Charles Krauthammer, I'm not a fan of his. I think he's a highly overrated pundit. He's wrong on so many things, including the Iraq War. And I've just never been a fan, and obviously he knows that, and I guess he's not a fan of mine, and that's okay. All I do is I speak the truth. You see my polls. My polls were great before people thought they were. In New Hampshire, I was number 3 and 4, and that was before I did this. Nobody thinks I'm running, so I'm doing well. But, when I watch a George Will or a Charles Krauthammer, I watch them for years. They're losers. They're just losers. They sit there. They haven't done anything. Think about it. I built a $9 billion net worth. I've employed tens of thousands of people. I do a television show. It becomes one of the biggest shows on all of television. NBC renewed it again. They're begging for me to do it. I write a book called The Art of the Deal. It's the #1 selling business book of all time. And I got a jerk named Krauthammer or George Will Mr. Trump, saying, let me jump in here for a he minute. doesn't deserve to be in the race. I'm going to pickle right here because I think you're a good guy, but I absolutely love Charles Krauthammer as well. So I'm going to... Donald Trump's a big old ass, got no brains, he got no class. I got them Donald Trump blues. Looks real bad, he looks real mean, biggest asshole I ever seen. I got them Donald Trump blues. Wish he'd go away to stay. I ain't religious, but for this I pray. I got them Donald Trump blues. I just cannot stand his face. I hate his plaza, casino, and place. I got them Donald Trump blues. Read is good, you hear them shout. Lock 'em up, never let 'em out. I got those Donald Trump blues. But Donald Trump's just a symptom of an iron fist in a greedy glove. I got them Donald Trump blues. I got them Donald Trump blues.